अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम। 2 मिनट्स बच्चों को आने तो फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम जी मुझे जी असाइनमेंट का टॉपिक नहीं समझ में आया। असाइनमेंट कैसे मतलब बनानी है, वो जो वो भी आप लोग छोड़ दो, मैं मॉडल पे अपलोड करूंगी प्रॉपर, कोई बात नहीं। ओके मैम। वो तो मैं डिटेल में ना वो लिख दूंगी। अभी आप लोगों के पास लेक्चर वगैरह भी कुछ नहीं है, प्रॉपर मटेरियल नहीं है, तो वो उसकी टेंशन ना लो। मैं मॉडल पे अपलोड करती हूँ, फिर करना जो ओके भी मैम। करना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम सलाम जी। मैम लास्ट लेक्चर में जो था वो थेरेपी के बारे में उन्होंने कहा था कि कोल्ड को जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो है यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं उसको? कोल्ड की ना ये रिसर्च प्रूवन बात है। बेसिकली स्टार्ट में कहते हैं कि जब आप कोल्ड में इमर्स करते हो ना या कोल्ड अप्लाई करते हो, तो जो इमीडिएट इफेक्ट आता है ना, वो स्ट्रेंथ थोड़ी सी लो हो जाती है, क्योंकि कंडक्टिविटी वगैरह स्लो हो जाती है आपकी। तो स्टार्ट में जो है ना वो थोड़ी स्लो होगी, मगर जब आपने कोल्ड अप्लाई कर दिया ना, तो 1-2 घंटों के बाद, रिसर्च प्रूवन बात है ये, कि उन्होंने रिसर्च करके देखा है कि तब आफ्टर 1-2 आवर्स ना, तो उसका जो पोस्ट इफेक्ट होता है उसमें थोड़ी बहुत मसल्स में ना स्ट्रेंथनिंग आ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह बेहतर हो जाती है बेसिकली। तो उसको उन्होंने स्ट्रेंथनिंग कह दिया। ओके मैम, थैंक यू। आप लोग बुक फॉलो कर रहे हो? यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर बच्चे ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में से कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को? नो मैम। ओके, लास्ट टाइम हमने कोल्ड थेरेपी पढ़ी थी, या वी विल से क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी बोला करो, जरा मेडिकली अच्छा लगता है। क्रायोथेरेपी पढ़ी थी। आज हमने हीट थेरेपी में देखना है कि क्या क्या होता है। स्टार्ट में हमने करंट्स पढ़ लिए, अभी उसका थोड़ा सा पोर्शन रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स रहते हैं। देन वी हैड ये सारी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जब आप लोग कर रहे होते हैं ना, तो उसकी मोडालिटीज की बेसिस टाइप्स है। क्योंकि आप करंट मुझे म्यूट कर लो अपना अपना। अच्छा, कभी आप करंट यूज कर लेते? 1 मिनट रुको, मैं म्यूट कर देती हूँ।
कभी आप हीट थेरेपी यूज कर वो हीटिंग मोडालिटीज यूज कर लेते हो, कभी आप करंट के थ्रू मोडालिटीज यूज कर लेते हो, कभी आप कोल्ड के थ्रू मोडालिटीज यूज कर लेते हो। तो आज जो हमने पढ़ना है, आज हमारी हीट के थ्रू मोडालिटीज। नाउ इसमें हमने क्या पढ़ना है? फिजिक्स ऑफ हीट, सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटीज, पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड देन द कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो फिजिक्स ऑफ हीट में बेसिकली हम हीट क्यों, किस तरह हीट बेनिफिट देती है या हमारी बॉडी में ट्रांसफर होती है, दैट इज के हीट एज यू ऑल नो इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट इज एसोसिएटेड विद वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे जैसे आप किसी भी एक एरिया का या किसी भी एक सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे वहाँ पे वाइब्रेशंस मॉलिक्यूल्स की या वहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया? सो ही इस तरह जो है ना, वो हीट जो है वो उस एरिया में जहाँ पे हीट ज्यादा है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी, और जिधर हीट कम है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स स्लोअर हो जाएंगे। Heat is a form of energy associated with vibration of molecules. Molecules are always in the form of motion, which increase as the body gains heat and reduced as the body loses heat. ठीक है? So motion जो है वो molecules का, that is dependent upon heat. Physical effects of heat के after the transmission of heat or after your body absorb heat या after any body any substance that absorbs heat, तो उसमें क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे होते हैं? वो एक्सपैंड हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हीट से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं। जब बॉन्ड्स ब्रेकेज होती है तो वो अपनी अगर हीट इतनी ज्यादा है तो वो क्या करती है कि वो अपनी स्टेट चेंज कर लेती है मैटर की, वो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में हो जाती है। सो एक्सपेंशन और चेंज ऑफ स्टेट इज वन ऑफ द सेम थिंग, कि अगर मतलब वो एक्सपैंड भी थ्रू द ब्रेकेज ऑफ मॉलिक्यूल्स ही करेगी, और अगर उसको हीट ज्यादा मिल रही है तो वो एक्सपेंशन के बाद स्टेट ऑफ जो मैटर की स्टेट है वो भी चेंज कर लेगी। एक्सेलरेशन ऑफ केमिकल एक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए हम यूजुअली जो है वो हीट अप्लाई करते हैं, जिन केमिकल्स में टेंडेंसी होती है हीट के साथ हीट अप्लाई करते हैं। हीट अप्लाई करने से बाय द एंड होना क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स तेज होना है। जब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्रेटर होगा, बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, तो आपस में जो रिएक्शंस होंगे वो इजी हो जाएंगे। ठीक हो गया? प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्रिएट हो जाता है जैसे जैसे हीट इंक्रीज होगी। एक जो है वोल्टेज जो है उसमें डिफरेंस क्रिएट होगा। जब डिफरेंस क्रिएट होगा तो दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी क्या होती हैं? दे आर प्रोड्यूस व्हेन दे अब्सॉर्ब एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी या हीट। ठीक है? तो जब आप हीट दोगे तो जब वो अब्सॉर्ब करेंगे मॉलिक्यूल्स तो दे विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड देन यू हैव रिड्यूस विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कहते हैं किसी भी लिक्विड की थिकनेस को। लाइक इफ यू हैव हनी एंड इफ यू हैव वाटर, तो उसमें विस्कस क्या ज्यादा होगा? हनी विस्कस होगा। इन लेमन लैंग्वेज भी से जो चीज ज्यादा गाढ़ी होती है, ठीक है, जो चीज ज्यादा थिक होती है, जिसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है, दैट इज मोर विस्कस। अब विस्कोसिटी क्यों बनती है? जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होते हैं या फिर ज्यादा होते हैं। ठीक है? जैसे जैसे बॉन्ड्स वीक होते जाते हैं, जैसे जैसे बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होते जाते हैं, वैसे वैसे विस्कोसिटी आपकी रिड्यूस होती जाती है, थिकनेस कम होती जाती है। सो इफ वी सी के वाटर है, सॉरी हनी है, हनी को अगर हनी एक टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए हैं, अच्छे से बॉन्डिंग हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है। व्हेन यू अप्लाई हीट, heat will increase the vibrations or motion of the molecules. When the motions of the molecules will increase, the bonds will start breaking. जब bonds break होंगे तो कहीं ना कहीं वो thickness जो है वो lose हो जाएगी और watery consistency या उसकी viscosity जो है वो कम हो जाएगी। सो विस्कोसिटी आपकी हीट के साथ रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। सो दीज आर द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ हीट, कि बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पे हीट
की वजह से क्या क्या चीजें हो रही होती है, ठीक है। नाउ वी हैव ट्रांसमिशन ऑफ हीट के ट्रांसमिशन किन 3 वेज के थ्रू ट्रांसमिट होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। यू हैव कंडक्शन, यू हैव कन्वेक्शन एंड यू हैव रेडिएशन। ये हमने बार बार पढ़ा हुआ है, एफएससी मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं। सो कंडक्शन क्या है बेसिकली? कंडक्शन जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट हों तो जो हीट ट्रांसफर होती है दैट इज थ्रू द मेथड नोन एज कंडक्शन। ये हीट जो है वो कंडक्ट हो रही है एक सब्सटेंस से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, या एक ऑब्जेक्ट के ही वन पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। So heat is transmitted by conduction between objects which are in contact with each other and between different parts of one object. It occurs more readily in objects that are good conductors like metals. Good conductors में क्या होता है कि आपके पास free moving electrons होते हैं. So आपकी जो transference है वो that is good. Packly electrons नहीं होते. Packed electrons को तोड़ना मुश्किल है. बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है. यहाँ पे बॉन्ड्स जो है वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं और आपके पास मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स की जगह बन जाती है पास करने के लिए. So conduction is the transfer of heat when two objects are in contact with each other or inside the same object from one part of the body to the different part of the body. ठीक है, लाजमी बात है एक ऑब्जेक्ट में तो चीजें आपस में कांटेक्ट, डिफरेंट पार्ट्स जो है वो कांटेक्ट में ही होंगे ना. सो कांटेक्ट इज इंपॉर्टेंट इन कंडक्शन. कन्वेक्शन जो है दिस इज इंपॉर्टेंट इन लिक्विड और गैसियस स्टेट, कि जो सब्सटेंसेस लिक्विड से गैसियस स्टेट में होते हैं उनमें कन्वेक्शन होती है. ये मॉलिक्यूल्स जो हैं आफ्टर गिविंग हीट दे वाइब्रेट मोर विगरसली एंड फ्लाई. फ्लूइड जो है वो एक्सपैंड कर जाता है, विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है. ये जो मैंने आप लोग को भी पॉइंट बताया है कि लेस विस्कस हो जाते हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, वो ये बात है. Convection current set up and transfer heat from one part to the other. ये कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं, ये बेसिकली ट्रांसफर करते हैं हीट. नाउ वी हैव रेडिएशन. रेडिएशन बेसिकली क्या है? रेस हैं जो कि एमिट हो रही होती हैं. नाउ देयर आर हॉट, जो भी आपके पास सब्सटेंस है और उसकी जो भी एनर्जी है, लाइक इफ वो हाइट पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, इफ इट्स मूविंग तो इट हैज काइनेटिक एनर्जी, इफ इट्स हॉट इट हैज हीट एनर्जी. तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज है और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं या वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी की तरफ. ठीक हो गया. सो जो हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं वो एमिट करते हैं इंफ्रारेड रेस और पॉसिबली यूवी एंड विजिबल रेस आल्सो. सो वहां से वो ट्रेवल होते हैं रेस, और जब तक उन्हें वो मीडियम कोई नहीं मिल जाता, उन्हें कोई और सब्सटेंस नहीं मिल जाता एब्जॉर्ब होने के लिए, वो ट्रेवल करती हैं. ठीक है. सो हॉट ऑब्जेक्ट्स ने इमिट की रेस और समझ लो आगे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो वहां पे जाके एब्जॉर्ब हो गई. तो जब वो वहां पे जाके एब्जॉर्ब होंगी तो वहां पे हीट जनरेट होगी. क्यों? क्योंकि वो हीट से निकली हुई है. ठीक है ना. आपने वो एक कहीं पे फॉर एग्जांपल आग जलाई है रिंग में और वो आपने ट्रांसफर कर दी है किसी और पेपर की तरफ, तो वो पेपर क्या करेगा? वो आग पकड़ लेगा. सिमिलरली यहाँ पे भी रेज निकली है किसी हॉट बॉडी से और वो कैरी कर रही है हीट को और वो चली गई है किसी और मीडियम पे, तो वहां पे भी क्या हुआ है? हीट जो है वो प्रोड्यूस हो गई है. सो दिस इज रेडिएशन. रेस के थ्रू जाती है, एमिशन हो जाती है रेस की, और रेस जब एनकाउंटर करती है कोई मीडियम तो वहां पे हीट प्रोड्यूस कर देती है. So these are the 3 ways: conduction, convection and radiation to transmit heat. और heat के physical effects क्या है? Expansion, change of state, chemical action, acceleration, production of difference of potential, production of electromagnetic waves and reduce viscosity. Now we have, ये हमारी physics थी simple, कि heat होती क्या है, गिरती क्या है और जाती कैसे. Now we have superficial heating modalities. Superficial का मतलब है कि जो deep इतनी ना जाए at the level of skin रहे. You have paraffin wax bath, ये भी हमने डिटेल में पढ़ना है. Then you have hydrocollector packs या hot packs, simple hot packs जो होते हैं.
वो जेल पैक्स भी हो सकते हैं, वो सिंपल पैक्स हो सकते हैं जो हॉट वाटर में हाइड्रोकोलेटर में डिप्ड होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली गवर्नमेंट वगैरह सेटिंग्स में ये हाइड्रोकोलेटर पैक्स यूज होते हैं। जो आपका प्राइवेट सेटिंग्स होती हैं उनमें ये वैक्स वगैरह भी यूज हो जाती है। वर्लपूल बाथ बेसिकली जैकूजी बाथ्स को कहते हैं। ये जो टब्स होते हैं और उसमें एयर और हॉट वाटर का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज वर्लपूल बाथ। एंड नेक्स्ट यू हैव हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी किस तरह है कि थ्रू द सन है, the rays that are emitted from the sun, they are used to treat the person's body, and any part of the body, that is heliotherapy। ठीक है, तो अब पैराफिन वैक्स बात क्या है? वैक्स थेरेपी। Paraffin wax therapy is the application of molten wax on body parts। कि हम वैक्स अप्लाई करते हैं, सिंपल वैक्स जो होती है, वैक्स अप्लाई मॉल्टन वैक्स अप्लाई करते हैं बॉडी पार्ट्स में। तो वैक्स आपको पता है हीट उसमें बहुत ज्यादा होती है, तो जब हम स्किन में अप्लाई कर स्किन के ऊपर अगर वैक्स लगा देंगे तो लाजमी बात है स्किन जो है वो वहां से वैक्स में से सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यही हमने क्या करना है कि हमने उस बॉडी पार्ट को हीट करना है, तो वो हम वैक्स के थ्रू करते हैं। It is used to deliver heat in uniform amounts to small, irregularly shaped areas, especially hands, finger, wrist and foot। इसका ये फायदा होता है कि कहीं भी कोई बोनी स्ट्रक्चर है, कोई इनसाइड नकल्स है, कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई स्मॉल स्ट्रक्चर है जहाँ पे इलेक्ट्रोड नहीं लग सकता, प्रोब नहीं लग सकता, वहां पे भी ये जो है यूनिफॉर्मली आराम से हम जिधर भी अप्लाई कर दे वहां पे हीट ट्रांसफर हो जाएगी। वैक्स मॉइस्चन्स योर स्किन। वैक्स जो है वो स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज 51 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर तो इस तरह की मोल्टन वैक्स आप डायरेक्ट डाल दोगे स्किन के ऊपर तो स्किन बर्न हो जाएगा, लाजमी बात है, जल जाएगी स्किन। वैक्स बहुत 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 हॉट होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि बर्न को प्रिवेंट करने के लिए भी ऐड सम इम्प्योरिटी। Some impurity is added to to lower the melting point for safe application। तो जब इम्प्योरिटी का ना नेम यहाँ पे एडिट हो गया कि मतलब आप मिनरल ऑयल ऐड कर दो, लिक्विड पैराफिन ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो। सम इम्प्योरिटी लाइक मिनरल ऑयल इज एडेड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। जब आप कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हो ना किसी लाइक सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, तो वो फिर सही इफेक्ट देता है कि थोड़ा सा जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस है, बाकी पूरा प्योर सब्सटेंस है, मगर इम्प्योर सब्सटेंस की वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो गया। सो हम ये अप्लाई करते हैं ताकि उसकी जो एप्लीकेशन है वो सेफ हो और प्रिवेंट हो सके बर्न। Thus the temperature of paraffin wax is maintained at 40 to 44 डिग्री सेंटीग्रेड। सो पहले बेसिकली उसका क्या था 51, हमने इम्प्योरिटी ऐड की तो वो क्या हो गया 40 से 44। तो 40 से 44 जो है वो फिर स्किन बर्न जो है वो नहीं करता। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम पैराफिन टू द पेशेंट स्किन इज थ्रू कंडक्शन। अब ये देख लो कंडक्शन क्यों है, क्योंकि दोनों जो सब्सटेंसेस हैं कि मतलब जो हीट जनरेटिंग सोर्स है दैट इज वैक्स और जहाँ पे हीट जानी है दैट इज योर स्किन, तो दोनों कांटेक्ट में है तो ये कंडक्शन हो रही है। Now impurity like liquid paraffin or mineral oil is added to lower the melting point for safe application. The combination of wax and mineral oil has low specific heat. This enhances the patient's ability to treat heat from wax, to tolerate heat from wax better than from the water of same temperature। अच्छा, अब जब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ना वैक्स और मिनरल ऑयल का, तो इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है ये लोअर होती है एज कम्पेयर टू वाटर। स्पेसिफिक हीट जितनी ज्यादा होगी उतने बर्न के चांसेस या उतना हीट प्रोडक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो व्हेन वी यूज द कॉम्बिनेशन प्योरिटी प्लस इम्प्योरिटी, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, हमारी स्पेसिफिक हीट है वो कम हो जाती है और पेशेंट की एबिलिटी हीट टॉलरेट करने की वो बढ़ जाती है। देयरफॉर वी यूज पैराफिन वैक्स डायरेक्टली ऑन द स्किन। कॉम्पोजिशन ऑफ वैक्स, अब वैक्स में क्या क्या डला होता है? पैराफिन, पेट्रोलियम जेली 7:3 रेशियो से डली होती है।
ठीक है। या फिर मतलब ये इम्प्योरिटी है, वैक्स जो है वो सेवेंथ पोर्शन होगा, समझ लो 70% वैक्स डालनी है, 30% हमने पैराफिन वैक्स लिक्विड डालनी है, और 1% या 10% हमने पेट्रोलियम जेली डालनी है। 1% सॉरी, पेट्रोलियम जेली डालनी है। ठीक है। फिर अगर हम वैक्स और लिक्विड पैराफिन यूज कर रहे हैं तो वो हमने 7 और 1 का रेशियो रखना है। ठीक है। सो बेसिकली जो प्योरिटी है वो आपकी 7th परसेंट, मतलब 7 का रेशियो होगा, दैट मीन 7 टाइम्स वो ज्यादा होगी इम्प्योरिटी से। करेक्टर्स क्या है? पैराफिन हैज अ स्लो थर्मल कंडक्टिविटी, स्लो हीट ऑफ डिफ्यूजन, हीट जो है वो स्लोली डिफ्यूज होती है, तो पैराफिन वैक्स को हम देर तक लगा के रख सकते हैं, देर तक अफेक्ट देगी, 15-20 मिनट्स तक वो गर्म ही रहेगी। Mineral oil in paraffin wax lower its melting point. The low specific heat will enhance the patient to tolerate heat from the paraffin better than that from the water. और ये जो है moist heat देती है, moist heat से क्या होता है कि skin जो है वो moisturize रहती है। Now what is the characteristics? There is a layer between skin and wax producing heat and sweating which does not evaporate. After removal, the heated part cools by evaporation. वो कह रहे हैं कि जब आप वैक्स लगा देते हो ना, तो लाजमी बात है आप पसीना भी आना है, हीट ट्रांसफर हो रही है, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे स्किन सरफेस के वो फिर आगे स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग जो है वो इवेपोरेट नहीं करती, क्योंकि समझ लो ये एक टाइटली सील्ड चीज हो जाती है, वैक्स एक्ट्स एज सील। तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ वैक्स जो बॉडी पार्ट है वो कूल डाउन करता है विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। तो ये एज एक्ट करती है एनाल्जेसिक के तौर पे। क्यों एक्ट करती है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नोसिसेप्टर्स होते हैं स्किन पे और थर्मल रिसेप्टर्स होते हैं। अगर हम किसी और रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दें तो जो मेन रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, थर्मल रिसेप्टर्स को, हॉट हीट के जो रिसेप्टर्स है उनको एक्टिवेट कर दिया, तो जो नोसिसेप्टर्स का इफेक्ट है वो कम हो गया। सो ये एनाल्जेसिक के तौर पे काम करती है। और द इंसुलेटिंग, और जो इसकी इंसुलेटिंग लेयर है जो हीट प्रोड्यूस कर रही है, हीट ने वैसे भी क्या करना है, स्वेलिंग कम करनी है आपकी, आपके पेन को जो है स्वेलिंग के थ्रू कम करना है, आपके टिश्यू डैमेज को क्लियर करना है। तो जो वो इंसुलेटिंग लेयर हो जाती है उससे क्या होता है कि हीट कंजर्व रहती है सुपरफिशियल पार्ट में। जब हीट कंजर्व रहेगी तो वो फिर बेहतर इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी। द इंसुलेटिंग लेयर कीप्स द हीट एंड इफेक्टिव इन रिलीफ ऑफ पेन। पैराफिन वैक्स बाथ यूनिट ये इस तरह का होता है, जैसे डीप फ्रीजर नहीं होता, इस टाइप का होता है। कंटेनर इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड फाइबर ग्लास शीट। अब इस तरह इसमें होता क्या क्या ये देख लो। थर्मोस्टेट पायलट लैम्प और पावर पायलट लैम्प, लिड और कास्टर ऑन ऑफ करने के लिए। थर्मोस्टेट कीप्स द टेम्परेचर फिक्स्ड और स्टैटिक इन रेंज व्हिच इज एडजस्टेड विद नॉब। थर्मोस्टेट से क्या होता है कि टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है जितना भी रखना है। Lid covers the wax bath and caster allows it to move from one place to another. Lid जो है ये आपके पार्ट्स बताने हैं, lid होता है, caster होता है। lid से क्या होता है, पायलट लैम्प से बेसिकली क्या होता है, या पावर से क्या होता है कि थर्मोस्टेट जो है वो टेम्परेचर या तो फिक्स रहता है या फिर वो चेंज कर लेते हैं रेंज में। फिर लिड जो है वो वैक्स बाथ को कवर करती है और कास्टर जो है वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूवेबल हो जाता है। मेथड क्या है कि किस तरह आपने इसको करना है कि पार्ट टू बी ट्रीटेड मस्ट बी क्लीन विद सोप एंड वाटर। उसको अच्छी तरह वॉश करो पहले, मॉइस्चर जो है वो अच्छी तरह सोक कर लो और स्किन को ड्राई कर दो। और पोजीशन पेशेंट की इस तरह की बना दो कि वैक्स के जो कंटेनर है उसके बिल्कुल पास आ जाए ताकि एप्लीकेशन इजी हो जाए और वैक्स गिरे शिरे नहीं दूसरी जगहों पे। बिफोर एप्लीकेशन वन मस्ट इंश्योर दैट देयर शुड बी नो मॉइस्चर ओवर द पार्ट टू बी ट्रीटेड। कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना वो वाटर रिपेलेंट हो जाती है वैक्स, तो वो प्रॉपर से एडहेयर नहीं करेगी बॉडी पे। वार्म वैक्स कैन बी पोर्ड ओवर द बॉडी टिश्यूज बाय वेरियस टेक्निक्स। अब वो टेक्निक्स क्या क्या हैं कि डिपिंग एंड रैप, टॉवलिंग, डायरेक्ट पोरिंग मेथड या इमर्शन। नेम्स से याद करना आसान हो जाएगा, समझ भी आ रही है। डिपिंग एंड रैप का क्या मतलब है कि डिप करना है, फिर रिमूव करना है और रैप करना है वैक्स पेपर में या प्लास्टिक और टॉवल में। देखो
It involves placing the body part to be treated in a paraffin bath. ये देखो, ये छोटे से कंटेनर्स हैं और इसमें वैक्स भरी हुई है। इसमें जो है वो डिप कर देना। 7 to 10 डिप्स जो है वो आपने करनी है। उसके बाद उसको रिमूव करना है और रैप कर देना है वैक्स पेपर में, प्लास्टिक में या टॉवल में, ताकि हीट जो है वो कंजर्व रहे। एप्लीकेशन टाइम क्या है? 20 to 30 मिनट्स, या फिर जब तक वैक्स जो है वो ठंडी नहीं होती। वैक्स यूजुअली 20 से 30 मिनट्स ले जाती है ठंडी होने में। ठीक है, सो आपने इमर्स करना है। इमर्स करके आपने उसको डिप करके रैप, मतलब डिप करना है। 6 से 7 टाइम्स आपने डिप करना है और फिर आपने वेट करना है कि 20 से 30 मिनट्स तक, या फिर आपने ये मतलब वेट करना है कि वैक्स कूल डाउन हो जाए। जब वो कूल डाउन हो जाएगी उसको रिमूव करना है और रैप कर लेना है वैक्स पेपर पे। ठीक है, ये देख लो। देन यू हैव मेथड। अच्छा, टॉवलिंग। टॉवलिंग में क्या है कि उतारे बगैर ही ना वैक्स को आपने बॉडी पार्ट को इमर्स किया और निकाल के टॉवल से रैप कर दिया। जो आपके प्रॉक्सिमल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको बेसिकली टॉवलिंग या बैंडेजिंग की जाती है। देन यू हैव डायरेक्ट पोरिंग। डायरेक्ट पोरिंग में तो क्या है कि पोर कर देना। जैसे आपने एक कोई यूटेंसिल लिया, ठीक है, उसमें वैक्स भरी और वो अपनी बॉडी पे पोर कर ली। तो आपने लेयर्स बनानी है। 4 to 6 layers can be made over the body tissues and then wrapped around by a towel। एक लेयर की, दूसरी लेयर की, तीसरी लेयर, ये सारी लेयर्स करके और फिर जो है टॉवल से रैप कर दिया। फिर 10 से 20 मिनट्स के लिए उसको कूल डाउन होने दिया। जब वो कूल डाउन हुई तो उसको उतार दिया। और इमर्जन क्या है कि डिप कर देना है। Then immerse for 15 dip once for having a glove and then immerse for 15 to 20 minutes। उसके अंदर immerse करके रखे। ठीक है, ग्लव पहले तो बना लो, मतलब इसी का ग्लव बनाना है आपने। सबसे पहले आपने इसको डिप किया, जब डिप करके बाहर निकाला तो ये ग्लव टाइप बन गया। ठीक है, फर्स्ट लेयर आ गई। अब सेकंड लेयर जब आपने लगानी है, डिप करके रखना है और उसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, फर्स्ट डिप में 15 से 20 मिनट के लिए अंदर हाथ नहीं रखना। फर्स्ट डिप में क्या करना है, आपने जस्ट हाथ अंदर डाल के बाहर निकाल लेना है ताकि ग्लव या एक शीट आपके हैंड पे या आपके जो भी बॉडी पार्ट है उस पे सराउंड हो जाए। जब वो सराउंड हो जाएगी देन आपने क्या करना है कि सेकंड डिप करना है और सेकंड डिप जो है वो 15 से 20 मिनट्स के लिए रखना है। ठीक है, और उसके बाद जब वैक्स कूल डाउन हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी। वैक्स कूल डाउन होने की क्या निशानी होती है कि वो थोड़ी-थोड़ी क्रिस्टलाइज़ होने लग जाती है, थोड़ी सॉलिडिफाई होने लग जाती है। फिर आप उसको रिमूव कर दो। नेक्स्ट यू हैव ब्रशिंग मेथड। ब्रशिंग क्या है कि ब्रश को डिप करना है और ब्रश से जो आपने है, जैसे आप डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करते हो, फेशियल्स में अप्लाई करते हो, ब्रशेस से मास्क अप्लाई करते हो, वैसे आपने अप्लाई कर देना है। इट इज़ लेस कॉमनली यूज्ड मेथड। इसमें 8 to 10 कोट्स आपको लगानी पड़ती हैं हीट अच्छे से ट्रांसफर करने के लिए। Then the area is wrapped with towel for 10 to 20 minutes and after that wax is removed। So basically इसमें हो क्या रहा है, जितनी भी एप्लीकेशन है, जिस भी तरह से आपने वैक्स अप्लाई की है, आपने उसको कवर कर देना टॉवल से। 15 to 20 मिनट्स के लिए उसको छोड़ देना है। जब हीट अच्छी तरह अब्सॉर्ब हो जाएगी तो आपने टॉवल अनरैप करना है, वैक्स उतारनी है और दैट्स इट। और वैक्स जो है वो रीयूजेबल होती है, उसको आप रीयूज कर सकते हो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। रीयूजेबल, उसको पहले स्टेन करना है वैक्स को और रीयूज कर लेनी है, मगर हर 6 मंथ्स के बाद। 6 मंथ से पहले भी कर सकते हो बट मैक्सिमम 6 मंथ्स के बाद आपको जो वैक्स है वो चेंज करते रहना चाहिए। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स? ये सुपरफिशियल हीट दे रही है। सुपरफिशियल हीट देने की वजह से लोकल सर्कुलेशन बढ़ रही है, प्लायबिलिटी स्किन की बढ़ जाती है, स्टिफनेस कम हो जाती है और पेन कम हो जाती है। ठीक हो गया, ये इसके इफेक्ट्स हैं। सो प्रोवाइड सुपरफिशियल हीट। सुपरफिशियल हीट देगी, हीट देने की वजह से वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ेगी, सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से स्टिफनेस कम होगी, पेन कम होगी और इस सब की वजह से स्किन की प्लायबिलिटी बढ़ जाएगी। प्लायबिलिटी का मतलब है कि आपकी जो स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो कहीं पे स्कारिंग हुई हुई है, कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए हैं, उनके लिए ये अच्छी होती है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या आते हैं? हीमोडायनामिक इफेक्ट आ रहा है वाटर के साथ।
मतलब मॉइस्चराइज कर रही है, मेटाबॉलिक इफेक्ट आ रहा है, टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी को बढ़ा रही है, न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट आ रहा है, और पेन और मसल स्पैज्म को कम कर रही है, स्पेशली इन डिस्टल एक्सट्रीमिटीज। डिस्टल एक्सट्रीमिटीज में वैक्स अप्लाई करना थोड़ा इजी होता है, तो इसलिए एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज यूजफुल फॉर पेशेंट विद पुअर हीट टॉलरेंस। अगर वाटर आप अप्लाई करोगे, हाइड्रोकोलेटर, हॉट पैक वगैरह अप्लाई करोगे, तो वो शायद हीट इतनी टॉलरेटेबल ना हो। जो वैक्स होती है वो टॉलरेटेबल हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसका जो इम्प्योरिटी और प्योरिटी का कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से स्पेसिफिक हीट आपकी कम हो जाती है। ड्राई स्केली स्किन होती है। पीओपी जब आप रिमूव करते हो, आपने लिम्ब इमोबाइल किया हुआ है और पीओपी रिमूव किया है। पीओपी जब आप रिमूव करते हो तो स्किन जो है वो बड़ी ड्राई सी हो जाती है, वियर टियर हो रहा होता है, उसका स्किन रिमूव हो रही होती है, जो डेड स्किन होती है। तो फिर स्केली स्किन होती है, उसको भी वो मॉइस्चराइज भी कर देती है और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ा देती है। वैक्स कैन मोल्ड अराउंड द बॉडी कॉन्टोर्स। मैंने बताया कि नकल्स वगैरह जो होते हैं बॉडी में, या कोई फिंगर्स हैं, वेबिंग हुई, जैसे ये वेब वाला जो एरिया होता है, इनमें भी इजीली अप्लाई की जा सकती है। इट इज इवनली अप्लाइड बाय कंडक्शन। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कि डिस्टल एक्सट्रीमिटीज में दिस इज गुड, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज में इसमें जरा मुश्किल होती है अप्लाई करना। डिस्टल में क्या होता है कि सीधा आपने फ्रीली मूविंग लिम्ब है ना, उसको आपने इमर्स कर दिया या किसी भी तरह डिप करवा दिया, तो अप्लाई इजी करना हो जाता है। नो मेथड ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल वंस अप्लाइड। अच्छा, टेम्परेचर आपने पहले तो कंट्रोल कर लिया जब तक वो कंटेनर में थी, मगर जब आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है टेम्परेचर का, वो तो लग गई है। सो अगर पेशेंट को फील हो रहा है कि उसको बर्निंग सेंसेशन आ रही है या हीट इनटॉलरेटेबल है, तो फिर आपको पूरी फौरन ही उसी टाइम पूरी पैराफिन वैक्स उतारनी पड़ेगी। यू कांट कंट्रोल द टेम्परेचर। हीटिंग लास्ट ओनली अबाउट 20 मिनट्स और पैसिव ट्रीटमेंट है, इसके साथ एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकती। सो थोड़ा ट्रीटमेंट लंबा हो जाता है, 20 मिनट्स ही पहले वैक्स दो, फिर एक्सरसाइज कराओ। इसके एग्जाम indications can to relieve pain after trauma, after 3 days of trauma, especially in distal extremities, inflammation, degenerative joint diseases जैसे OA वगैरह हो गया, rheumatoid arthritis, chronic stages, inflammatory arthropathies की जो आपकी joint की chronic inflammatory diseases होती हैं, उसमें adhesion scars में, और limitations of ROM इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, वो एडिशन स्कारिंग में है, लिमिटेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन में है, और डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीजेस में है। बाकियों में तो और भी मोडालिटीज आ जाती है, मगर एडिशन स्कारिंग और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये वैक्स बहुत अच्छी है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपकी ऑलमोस्ट सेम है, ओपन वुंड, स्किन इन्फेक्शन, इम्पेयर्ड स्किन सेंसेशन, वेस्कुलर डिजीज नहीं होनी चाहिए, एलर्जिक रिएक्शन नहीं होना चाहिए, डीवीटीज नहीं होने चाहिए, मैलिग्नेंसी नहीं होनी चाहिए, और साइकोलॉजिकल जो है पेशेंट का स्टेटस वो ठीक होना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस आप किसी एक की भी याद कर लो ना, तो वो यूजुअली सारों में चल जाती हैं। प्रिकॉशंस क्या है कि सेंसेशन इज डिफरेंट। पहले आपने चेक करना है कि पेशेंट की जो है सेंसेस वो इंटैक्ट है या नहीं है, और वो स्पेसिफिक हीट या उसकी जो साइकोलॉजी है वो फील कर सकती है बर्न को या नहीं। और जो एथलीट्स होते हैं उनमें इतनी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन स्लिपरी हुई होती है। स्लिपरी स्किन पे फिर ये इतनी अच्छी तरह होल्ड नहीं होती। अच्छा, अब इसको मेंटेनेंस कैसे करनी है, यहाँ पे बात हो गई। जो रीयूज की मैं बात करी थी ना, वो यहाँ पे है। स्टेराइल द पैराफिन वैक्स बाथ बाय हीटिंग इट टू 212। जब आपने अप्लाई कहाँ तक करना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ठीक है। स्टेराइल जब आपने करनी है, स्टेरिलाइजेशन करनी है पैराफिन वैक्स की, तो वो आपने कहाँ तक हीट करना है उसको, 212 तक इनसाइड द कंटेनर। रीयूज के लिए क्या करना है, स्टेरिलाइजेशन आपने बार बार करते रहनी है, ताकि उसमें से कोई डर्टी सब्सटेंसेस हैं या कोई प्रोडक्ट्स जो है यूजफुल नहीं है वो रिमूव हो जाए। फिर आपने स्टेरिलाइज करने के बाद ड्रेन करना है, फिल्टर करना है, और फिर रिप्लेस करना है रीयूज के लिए, ठीक है। अगर आप एक पेशेंट की वैक्स उतार के दूसरे पे लगा दोगे तो वो तो बड़ा अनहाइजेनिक हो जाएगा। सो आपने एक पेशेंट की वैक्स यूज की, आपने उतारी, आपने उसको अच्छी तरह स्टेरिलाइज किया। जैसे बॉइलिंग आप करते हो तो जो डेड बैक्टीरिया वगैरह होता है वो सरफेस पे आ जाता है। इसी तरह जितना भी डेड आपका जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, जब वो सरफेस पे आएंगे, आपने उसको ड्रेन किया, ड्रेन करके फिल्टर किया, फिर यूज किया,
ठीक है। सो चेंज द वैक्स एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ। 6 मंथ्स के बाद आप पूरी वैक्स को जो है वो चेंज कर दो। सो दिस वाज ऑल अबाउट पैराफिन वैक्स बाथ। अगर किसी को कोई इशू है तो मुझसे पूछ ले। एक मिनट जी बच्चे पूछो। फातिमा बदर। यस मैम। मैम इसमें जो हमने एक रैप्स और डिप्स वाली टेक्निक जो हमने स्टडी की है उसमें मैम हमने जो है वो 7 डिप्स हमने अगर उस अफेक्टेड बॉडी पार्ट को देनी है तो मैम इसमें जब जब हमने डिप करना है उसके बाद हमने टॉवल रैप करना है या एक ही दफा 7 डिप्स कंप्लीट करने के बाद टॉवल रैप करना है, ये एक्सप्लेन कर दें एक आप। दफा 7 डिप्स करनी है, फिर उसको रिमूव करना है, फिर रैप करना है। यानी मैम एक ही दफा में एंड पे जाके हमने रैप करना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मैम ये हीमोडायनामिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दें। किसको? सॉरी मैम हीमोडायनामिक इफेक्ट हमने ऊपर स्टडी किया था अभी, एक स्लाइड में था अब। मुझे जरा बताना कहाँ पर। आप लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नो मैम अभी तो नहीं हो रही। अच्छा, हीमोडायनामिक इफेक्ट होता है बेसिकली ब्लड के साथ रिलेटिव होता है, और ब्लड और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन होता है कि ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही। डायनामिक्स बेसिकली जो ब्लड फ्लो की होती है, ठीक है। अब जब आपका हीमोडायनामिक इफेक्ट आएगा कि जो आपका ब्लड, एक मिनट मुझे निकालने दो, कहाँ पे है? पढ़ा था हुआ है हमने ये इंडिकेशंस में है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में हीमोडायनामिक इफेक्ट होता है कि ये जो ब्लड सर्कुलेटरी इफेक्ट है ये प्रॉपर आ रहा है। व्हेन यू अप्लाई हीट, तो हीट अप्लाई करने में क्या होगा कि हीट जो है वो बॉडी में जो स्किन की सुपरफिशियल पार्ट है उसमें कंजर्व होगी। जब हीट कंजर्व होगी तो सर्कुलेशन बेहतर होगी, सर्कुलेशन बेहतर होगी तो ऑक्सीजन डिलीवरी बेहतर होगी। तो ये बेसिकली आपका हीमोडायनामिक इफेक्ट है। ठीक ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। है, वेलकम। और कोई बच्चा? मैम जी बच्चे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम ये कंपोजिशन ऑफ वैक्स में 30% क्या था? कॉम्पोजिशन ऑफ वैक्स ना आपका ये प्रॉपर जगमोहन में लिखा हुआ है, यहाँ से फॉलो करिएगा। अच्छा लिखा हुआ है वहाँ पे। ओके मैम। मैं एक मिनट बताती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम आपने जो हमें बुक सजेस्ट की है उसकी आपने सॉफ्ट कॉपी भी सेंड कर दी थी, तो हम वो स्पेसिफिक टॉपिक्स ही पढ़ लेना जो आपने जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, हाँ वही पढ़ो। तो मैम वो तो बहुत एक्सटेंसिव नहीं लिखे हुए बुक में। नहीं, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हर, अब जैसे आज मैंने पढ़ाया आपको ये पैराफिन बैग्स, ये हार्डली 2 से 3 पेजेस का है। ये अगर 2 पेजेस का है तो अगर ये साथ ही पढ़ लो तो ये बिल्कुल भी एक्सटेंसिव नहीं होगा। और मैम आपने बताया कि जो वैक्स रिमूवल के बाद रैपिंग करनी है, हम्म। वैक्स अप्लाई किए कि ये रैप नहीं करना, ग्लव्स हो या जो कुछ भी हो। नहीं, मैं वही एक दफा कंफर्म कर लेती हूँ। मैं ना आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। सॉरी, ये जो मुझसे पहले किस बच्ची ने पूछा है, कि वो फातिमा ने शायद पूछा था कि वो जो आपका डिपिंग वाला मेथड है ना, उसमें शायद यस यही मैम। है। मैं फिर भी कंफर्म करके बता दूंगी कि उसमें हर लेयर के बाद आपने वो जो प्लास्टिक कवर है ना वो अप्लाई करना है, और एंड पे जो है वो टॉवल जो है वो उससे टाइटन कर देना है। मगर मैं एक दफा फिर भी कंफर्म करूंगी, क्योंकि जो कॉमन फिजियोथेरेपी सेटिंग्स में यूज होते हैं ना वो यही होते हैं कि एक साथ ही आपने लेयर्स लगा देनी है, रैपिंग नहीं करनी। और एक साथ लेयर्स लगा के फिर रिमूव करके फिर रैप करना है, जो आपका टॉवलिंग मेथड होता है। ठीक है, ओके मैम। मगर मैं यस फिर मैम। भी बता दूंगी मैम क्विज क्या बता दें कब है? मंडे को। ओके बता मैम, दूंगी। थैंक यू। वेलकम। मैम टाइम अपनी क्लास टाइमिंग में कहा था ना? हाँ जी, सुबह 8 से 8:15 होगा। मैम उसका हम लोग सेपरेट टाइम नहीं रख सकते? नहीं, 8 से 8:15 ही रखो। ओके मैम। ठीक है। मैम इस क्विज में कितने लेक्चर्स इंक्लूडेड होंगे? फर्स्ट 5 या 6 होंगे। मैं अभी मेल कर देती हूँ कंफर्म करके। ठीक है, ओके मैम। फर्स्ट 5 कितने बनते हैं? फर्स्ट 5 पूजा ही रख लो।
मैम ठीक है, आपने पहले भी 5 कहा था। हाँ फर्स्ट 5 ही रखो, ठीक है। यस मैम। मगर अपना नेट वगैरह जो है वो प्रॉपर रखिएगा, उसकी मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। बैकअप्स अपने रखिएगा, बैटरी होनी चाहिए जिधर भी यूज कर रहे हो, लैपटॉप है, मोबाइल है, व्हाट्सएवर, और नेट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। मैम आपको इस LMS पे लेंगी या गूगल फॉर्म्स पे? मैं LMS पे लूंगी। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी बच्चे, मैम मुझे मेल नहीं रिसीव हो रही आपकी। मेल मैंने कोई की ही नहीं है। कौन सी मेल? मैम क्लास की इनविटेशन वाली में। बेटा मैंने आप लोगों को बार बार बताया हुआ है कि हर हफ्ते मैं इनवाइट नहीं करती। आप लोगों को स्लॉट्स का पता है। आप लोग मीटिंग आईडी, मेरा पर्सनल मीटिंग आईडी आप सबके पास है, आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन किया करो। मैं हर रोज मीटिंग स्केड्यूल नहीं करती, उसी मीटिंग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो डोंट वेट फॉर द मेल। आपको पता है कि आपका स्लॉट में लेक्चर है, आप उस स्लॉट को ज्वाइन कर लो। अगर नहीं होगा लेक्चर या अगर टाइमिंग चेंज होगी तो मेल रिसीव हो जाएगी, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। जी मैम, जी बच्चे। मैम लीव कर सकते हैं? हाँ जी, यू आर ऑल डन। कोई क्वेश्चन तो नहीं? मैम वो क्विज की टाइमिंग हमारी चेंज हो सकती है? नहीं बच्चे, सुबह 8 से 8:15 है, ताकि आप लोग अपना जो मूडल शूडल है वो खोल के ही बैठो। जितने मर्जी बजे खोलना है, 7 बजे खोलना है, 7:30 खोलना है, 7:45 खोलना है, व्हाट्सएवर। एक दफा मैम जब टाइमिंग, हाँ, मैम टाइमिंग 8 टू कब तक होगा? 8:15। ओके मैम। ओके, मैम कितने MCQs होंगे? प्रॉबेबली 15। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। ठीक हो गया। 15 से 20 कोई भी रेंज हो सकती है एमसीक्यूज की, क्योंकि 1 मिनट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा है एक एमसीक्यू के लिए। सो इफ आई एम इंक्रीजिंग द टाइम, तो मैं साथ में एमसीक्यूज भी इंक्रीज करूंगी। अगर टाइम थोड़ा कम दिया तो फिर एमसीक्यूज कम रखूंगी, मगर 1 मिनट से कम होगा एक एमसीक्यू के लिए, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। मैम प्लीज, वो फिर उसमें नेट में देर लग जाती है, 1 मिनट रख लें। नहीं देर नहीं लगती, मुझे पता है, मैंने खुद भी दिए हुए हैं पेपर्स मूडल पे। इतनी देर नहीं लगती, आराम से हो जाता है। 15 मिनट का कोई 7-8 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेता अगर आता हो तो। मैम असाइनमेंट के बारे में बता दें। असाइनमेंट की भी टेंशन छोड़ दो, वो जब मैं मूडल पे अपलोड करूंगी ना तब करना, उसको ओके छोड़ मैम। दो अभी, ठीक है। एनीवन एल्स? चलें देन, ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम।